नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसका डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम लोग 24वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम एग्रोनॉमी का तीसरा यूनिट पढ़ेंगे। और तीसरे यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं? एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग किस तरह होती है, मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती हैं एग्रो क्लाइमेट के हिसाब से, या किस तरीके से हम कल्टीवेशन करें एग्रो क्लाइमेट के हिसाब से, किस जगह पर कौन से टाइप की कल्टीवेशन होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में हम टेम्परेट क्लाइमेट के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उत्तर प्रदेश रीजन में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में, और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर हम ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो इस वजह से इनको हम कैसे जान पाते हैं? इसको हम जान पाते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग के थ्रू जान पाते हैं कि कौन सी क्रॉप की कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसकी कैसी रिक्वायरमेंट है, और वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट किस जगह पर फुलफ़िल हो सकती है। ठीक, जैसे मान लो कि एप्पल की क्रॉप है, एप्पल की क्रॉप को चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, तो चिलिंग टेम्परेचर हमको कहाँ मिलेगा? माउंटेनियस रीजन पर मिलेगा। तो माउंटेनियस रीजन पर हम किसको ग्रो करेंगे? एप्पल को। लेकिन क्या हम एप्पल को कोस्टल एरिया में ग्रो कर सकते हैं? समुद्र के किनारे वाले एरिया में ग्रो कर सकते हैं? नहीं ग्रो कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ चिलिंग टेम्परेचर नहीं होता है। वहाँ पर हम कोकोनट जैसी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोकोनट की रिक्वायरमेंट होती है वाटर, और मीन टेम्परेचर उसका ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होता हो। समझ गए? यानी कि ठंडी में ज़्यादा ठंडी ना होती हो, गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना होती हो। ऐसी जगह पर हम खेती कर सकते हैं कोकोनट की। तो हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्रॉप को कहाँ पर ग्रो किया जाता है। समझ गए बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने दे दिया, अब स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने दे दी। अब इसको हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है। इट वाज इनिशिएटेड इन 1988 बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द 7th 5 ईयर प्लान। इसको जो स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 1988 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और वो 7th 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान वाली गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, ये अभी भी चलती आ रही है 5 ईयर प्लान वाली। इसमें क्या होता है कि पंचायती राज के थ्रू हर 5 ईयर में एक डेवलपमेंट करने के लिए 5 ईयर का एक प्लान बनाया जाता है कि पिछले 5 साल में हमको क्या मतलब अगले 5 साल में हमको क्या करने हैं, और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है पूरा कि कितना हमने टारगेट बनाया था और कितना हमने उसको अचीव किया। इन सब चीज़ों को कायदे से मैनेजमेंट कर पंचायती राज काम करती है, उसी को हम बोलते हैं 5 ईयर प्लानिंग। तो ये जो 7वां 5 ईयर प्लान जो 1988 के आसपास में था, उसी में प्लानिंग कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग वाला सिस्टम हमें अपनाना चाहिए। ये ज़्यादा इफेक्टिव टाइप का प्लानिंग सिस्टम होगा। फिर उसके बाद देखते हैं फिर अगला क्या बोल रहा है। रीजनल प्लानिंग वाज कम इनटू फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। किसी भी रीजन की एग्रीकल्चर में बैलेंस्ड ग्रोथ होने के लिए, ऐसा नहीं कि कहीं की एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से बहुत फ्लोरिश ग्रोथ कर जाए और कहीं की एग्रीकल्चर बहुत ग्रो ना कर पाए, तो इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। और एक ही तरह की चीज़ें सब जगह हो नहीं सकती। जैसे साउथ इंडिया में जो है वहाँ पर कुछ दूसरे टाइप की क्लाइमेट है, तो वहाँ कुछ दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रो करी जाती है। कुछ जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है। सेंट्रल इंडिया में दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है, क्योंकि सबका क्लाइमेट अलग अलग है, तो वहाँ हर जगह पर अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो करी जाती है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहे कि एक ही टाइप की स्कीम लगाकर पूरे ऑल इंडिया के एग्रीकल्चर को सही से ग्रो कर लें, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इसी वजह से रीजन के हिसाब से एग्रीकल्चरल स्कीम बनाई जाती हैं और उसी हिसाब से फिर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के काम कराए जाते हैं। प्लानिंग कमीशन इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्लानिंग कमीशन होता है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे इस समय का जो प्राइम मिनिस्टर है वही प्लानिंग कमीशन को हेड कर रहा है, वही इसका
करता धरता होता है, सबसे मेन यही होता है, यही हेड होता है। प्लानिंग कमीशन का नाम इस समय चेंज कर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार आए थे, जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया, और चेंज कर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया, NITI, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर अब क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। अब देख लेते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग तो हमने पढ़ लिया, एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन को हम क्लासीफाई करते हैं किस बेसिस पर, क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसे, मतलब होमोजीनियस टाइप, मतलब एक दूसरे के सेम जैसे, मतलब एक जैसे, मतलब जैसे एक बहुत बड़ी सी एरिया हो, वहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन हो बिल्कुल सेम हो, तो उसको बोलते हैं होमोजेनिटी इन द दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। अब इन एग्रो करेक्टरिस्टिक्स सच एज रेनफॉल, जैसे एग्रीकल्चर में जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का टोपोग्राफी कैसी है, वाटर रिसोर्सेज वहाँ कितना है, और क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अपनाते हैं वहाँ के लोग, इन सबको ध्यान में रख के एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन बनाए जाते हैं। समझ गए। एग्री क्लाइमेटिक जोन बनाने के लिए जैसे मान लो कि ये पूरा क्या है, ये पूरा एरिया है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी सब जगह पर सेम होती है, पूरे एरिया में चाहे जहाँ की बात कर लो, रेनफॉल सब जगह सेम होती है। टेम्परेचर भी लगभग सब जगह का बराबर होता है, सॉइल भी सब जगह की एक जैसी है, टोपोग्राफी भी लगभग सेम है, मतलब चाहे ऊंची ज़मीन हो या नीची ज़मीन हो। टोपोग्राफी का मतलब यही होता है कि ज़मीन कैसी है, मीन सी लेवल से उसकी ऊंचाई कैसी है। टोपोग्राफी में नॉर्मल व्यू में ऐसा लेते हैं। एग्जैक्ट में डिटेल में टोपोग्राफी को मैंने सॉइल साइंस में पढ़ाया है, अगर आपने सॉइल साइंस की जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर वाटर रिसोर्सेज उस एरिया में कैसे हैं, जैसे हर एरिया में वाटर रिसोर्सेज तो बराबर होते नहीं हैं। राजस्थान में वाटर रिसोर्स कम है, जबकि साउथ इंडिया के कुछ कोस्टल एरिया में चले जाएं वहाँ वाटर रिसोर्स बहुत हैं। जो ट्रांस गैंगेटिक प्लांट जोन है, जहाँ गंगा और जमुना का जो कचहरी मैदान है, यहाँ पर ढेर सारा वाटर रिसोर्सेज है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से वाटर रिसोर्स हर जगह अलग अलग होते हैं। तो जहाँ का वाटर रिसोर्स सेम हो, क्रॉपिंग सिस्टम एक टाइप का अपनाया जाता हो, इस हिसाब से एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए गए हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं जिनके अंदर टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, क्रॉपिंग पैटर्न या रेनफॉल ये सब सेम टाइप की होती है, लगभग सेम टाइप की होती है। समझ गए बात। फिर देखो, अकॉर्डिंग टू NARP, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, NARP और ICAR ने 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन ने तो 15 बनाए हैं, ठीक, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, उसने 15 बनाए हैं, लेकिन ICAR और NARP ने 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए हैं। लेकिन ये जो 15 वाला है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 15 क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो ऐसे हैं, इनके नाम इस तरीके से हैं। वेस्टर्न हिमालयन डिवीज़न, ईस्टर्न हिमालयन डिवीज़न, लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन जोन, अपर गैंगेटिक प्लेन जोन, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिली रीजन्स, सेंट्रल प्लेटू एंड हिली रीजन, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिली रीजन, साउदर्न प्लेटू एंड हिली रीजन, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड हिली रीजन, वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिली रीजन, गुजरात प्लेन्स एंड हिली रीजन, वेस्टर्न प्लेन एंड हिली रीजन एंड आइसलैंड रीजन। ये सब जो 15 है यही एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है। अब इसको मैप में हम आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन है, ये वाला एरिया है जिसको हम नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन बोलते हैं। फिर इसमें कुछ एरिया उत्तराखंड का आता है, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा एरिया आता है, और जम्मू कश्मीर पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आता है, ठीक। फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, तो ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो आसाम के आसपास के जो स्टेट्स हैं वो सब आते हैं। फिर द सतलुज यमुना प्लेन, ये सतलुज और यमुना का जो ये वाला रीजन है ये आता है। अपर गैंगेटिक प्लेन जोन ये वाला है, ये है लोअर मिडिल गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है मिडिल गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है मिडिल गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन, ये है साउदर्न ईस्टर्न प्लेटू जोन। फिर अरावली है,
उसके बाद फिर द महाराष्ट्रन प्लेट्यू जोन है ये वाला, फिर द दक्कन वाला है, फिर ये दक्कन का एरिया है, फिर द ये ईस्टर्न कोस्ट है, और फिर ये वाला वेस्टर्न कोस्ट है, फिर ये गुजरात का रीजन है। उसके बाद ये 14वां जो है ये वेस्टर्न राजस्थान का रीजन है, और उसके बाद जो 15 बचा ये अंडमान निकोबार आइसलैंड वाला ये सब रीजन है। समझ गए? तो ये 15 रीजन होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा रीजन कहाँ है और कौन सा स्टेट कैसे है, क्योंकि इसी से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत सी क्रॉप का क्लाइमेटिक कंडीशन हमको आसानी से पता चल जाता है अगर हम केवल यही जान लें कि ये क्रॉप कहाँ पर ग्रो की जाती है, क्योंकि हर जगह का एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। फिर अगला बात करते हैं द ट्रांस गैंगटिक प्लेन जोन। ये सबसे ज़्यादा फ्लोरिश एरिया है एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। इट कंसिस्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये सब जो एरिया है ये ट्रांस गैंगटिक प्लेन जोन है। ये ट्रांस गैंगटिक प्लेन जोन जो है ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाती है, यहाँ की सॉइल जो है वो भी बहुत फर्टाइल है, और यहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया। इस एरिया में इरीगेशन सबसे ज़्यादा फैसिलिटी उपलब्ध है। हाईएस्ट नेट सोन एरिया, सबसे ज़्यादा खेती करने वाली एरिया भी यही है। हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी खूब ज़्यादा है यहाँ। हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, और ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन भी यहाँ बहुत होता है। अब ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है ये मैंने पहले बता दिया है, तो आप लोगों को पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है उसी तरीके से एग्रो इकोलॉजिकल जोन भी होते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन इज़ द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन व्हेन superimposed on land from the kind of soil and soil condition that act as modifiers to climate and length of growing period। इसमें एग्रो इकोलॉजिकल जोन में क्या होता है कि सॉइल की कंडीशन कैसी है, उस पर्टिकुलर रीजन में सॉइल किस तरीके के है, इस पर हम ज़्यादा फोकस कर कर बनाते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्रॉप पर, एग्रीकल्चर पर, और उसके एग्रीकल्चर के साथ साथ सॉइल को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो था वो एग्रीकल्चर और क्लाइमेट को ध्यान में रख के बनाया जाता था, लेकिन इसको एग्रीकल्चर, सॉइल और इसके साथ साथ इकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। ठीक, तो इसको एग्रो इकोलॉजिकल रीजन बोलते हैं। इसको हम 20 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड किया है NVSS एंड LUP ने, जिसको हम फुल नाम जानते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। NVSS और LUP इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू 21। पहले इसको एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है इसको 21 भाग में डिवाइड किया गया था, लेकिन बाद में किसी एक रीजन को मर्ज करके कितना बना दिया गया, केवल 20 इकोलॉजिकल एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 15 हैं। ठीक, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20 हैं। ठीक, फिर अकॉर्डिंग टू ICR एग्रो इकोलॉजिकल जोन आर डिवाइडेड इनटू 8 जोन। ICR के हिसाब से एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 8 भाग में डिवाइड किए गए हैं। इससे एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, चाहे कभी कभी एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछ लेता है, चाहे एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछ लेता है। किसके हिसाब से? कभी ICR के हिसाब से, कभी प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, कभी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के हिसाब से। कितने रीजन में डिवाइड किया गया है ये अब नंबर पूछा जाता है, तो नंबर आप ध्यान से याद कर लीजिए। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं? 15 प्लानिंग कमीशन ने बनाए हैं। ICR ने कितने बनाए हैं? एग्रो क्लाइमेटिक रीजन 131 रीजन बनाए हैं। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं? NVSS एंड LUP के हिसाब से 20 हैं। पहले 21 थे, अब 20 हो गए। ICR के हिसाब से एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 8 हैं। समझ गए कायदे से? चलो आगे बढ़ते हैं। यह है एग्रो इकोलॉजिकल जोन का मैप। इस मैप में आपको कायदे से दिख रहा होगा कि कौन सा रीजन कहाँ पर है। ये सॉइल के हिसाब से बनाया जाता है, सॉइल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट जो है ये है ड्रॉट। ड्रॉट का जो हिंदी में मतलब होता है सूखा। मतलब ऐसी कंडीशन जब रेनफॉल नहीं होती है, एक लंबे समय अंतराल तक पानी नहीं बरसता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉट की कंडीशन।
as a situation occurring in airy areas in a year when annual rainfall is less than 45% of the normal is known as drought। बात समझो कि ड्रॉट की कंडीशन कब आती है। ऐसे एरिया जब बहुत लंबे समय तक वहाँ पानी नहीं बरसता है तो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाता है और एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि पानी के बिना हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉट वाली कंडीशन। दूसरी भाषा में जो थोड़ा टेक्निकल भाषा जो है उसमें अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि लेस देन 75%। मान लो कि किसी एरिया में नॉर्मली 100 लीटर पानी बरसता था। कितना? एक साल में 100 लीटर पानी बरसता था, लेकिन इस बार कितना बरस गया? 25 लीटर से कम। 25 लीटर से कम पानी बरसा है। बरसना चाहिए कितना? 100 लीटर पानी वहाँ बरसना चाहिए। अगर नॉर्मली 100 लीटर पानी बरस रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ नॉर्मल बरसात हुई है, ठीक। लेकिन वहाँ बरसात 100 नहीं हुई। कितनी हुई? केवल और केवल 25% से कम बरसात हुई, यानी 25 लीटर से कम पानी बरसा उस एरिया में एक साल में। तो बहुत कम पानी बरसा। तो इस एरिया इस तरीके की कंडीशन जब हो जाती है कहीं पर तो उसको हम ड्रॉट की कंडीशन बोलते हैं। When deficiency of rainfall is above 50% of the normal called severe drought। अगर sorry, when deficiency of rainfall is above 50% of the normal, यानी कि पानी की रेनफॉल की डिफिशियंसी अगर मोर देन 50% हो जाती है, मतलब कहने का इनडायरेक्टली इसके कहने का मतलब ये है कि पानी कम बरस रहा है। जैसे मान लो पहले 100 दिन पानी बरसता था, ठीक, लेकिन अब क्या हो रहा है? 50 से कम दिन पानी बरस रहा है। ऐसे बता रहे हैं कि समझ में तुमको आ जाए। 100 दिन पानी बरस रहा है। जैसे मान लो 100 मिलीमीटर पहले पानी बरसता था, लेकिन अब 50 मिलीमीटर से कम पानी बरस रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सीवियर ड्रॉट वाली कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉट वाली कंडीशन हो गई है। इसको हम एक्सट्रीमली सूखा बोलते हैं। पहले तो ज़माने में क्या होता था कि सूखा हो जाने से माल न्यूट्रिशन हो जाता था लोगों को। प्रोटीन और माल न्यूट्रिशन मतलब कि पोषक तत्वों की कमी होने लगती थी पशुओं में और ह्यूमन बीइंग्स में, जिसकी वजह से बहुत बच्चे मर जाते थे। प्रीमेच्योर बर्थ बहुत होता था। बच्चे 5 साल से पहले मर जाया करते थे। और जो 16 साल से कम के बच्चे होते थे, इनके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती थी। किसी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है, किसी के अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी है, किसी के अंदर प्रोटीन और फैट की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ नहीं। प्रोडक्शन होगा नहीं तो लोग खाएंगे क्या? तो ये होता था। अगला पॉइंट है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, MAI। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले इसको जान लेते हैं। While recognizing the importance of both rainfall and PET, an effective measures is known as moisture availability index। MAI क्या होता है? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स होता है। इसको हम लगाते कैसे हैं? ये जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन रेनफॉल, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो, एट 50% प्रोबेबिलिटी लेबल टू पोटेंशियल इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड। समझो बात को। जैसे ये कह रहा है कि कोई ऐसा एरिया, ठीक, जिस एरिया में चाहे वीकली या मंथली जो प्रोबेबिलिटी है रेनफॉल की वो 50% होती है, और वहाँ पर पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो जितना होता है, पोटेंशियल इवापोरेशन रेट कितना है, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। समझ गए? मतलब कि 50% प्रोबेबिलिटी कब है पानी बरसने की। जैसे 1 महीना है तो 1 महीने में ऐसा कितनी बार हुआ है कि जो रेनफॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है, और उस पर्टिकुलर पीरियड में पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन का रेट कितना है, इन्हीं दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। तो ऐसे समझो कि जहाँ पर फ्रीक्वेंट बरसात होती है वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंट बरसात का मतलब ऐसा है कि 1 महीना है, 1 महीने में 10 बार पानी बरसेगा तो एनवायरनमेंट में तब ज़्यादा पानी रहेगा, कि 1 महीने में केवल 1 बार पानी बरसेगा तब एनवायरनमेंट में ज़्यादा वेपर रहेगा। तो ज़्यादा वेपर कब रहेगा? जब फ्रीक्वेंटली पानी बरस रहा होता है। इसीलिए एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है? बरसात के सीज़न में ज़्यादा होती है, गर्मी के सीज़न में नहीं होती है। गर्मी के सीज़न में अगर किसी दिन कस के बरसात हो भी जाए
कस के बरसात, मतलब एक दिन 100 मिलीमीटर बरसात होगी। 100 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, मतलब इतना कि बाढ़ आ जाए। तो 100 नहीं मान सकते हम, ऐसे मान लो कि 50 मिलीमीटर बरसात होती है महीने में, एक दिन, केवल एक ही दिन बरसात हुई इतनी, तो ओवरऑल बरसात तो खूब ढेर बता देंगे। लेकिन क्योंकि एक महीने में 50 मिलीमीटर बरसात हो गई, लेकिन क्या ये ह्यूमिडिटी को बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। कंडीशन क्या है? क्योंकि मान लो कि आगे से बरसा नहीं पानी, आगे के 20-25 दिन पानी नहीं बरसा, फिर लास्ट में 5 दिन बरस गया, तो 5 दिन तो ह्यूमिडिटी खूब ज़्यादा हो गई। लेकिन पहले जो 25 दिन नहीं बरसा है उस समय ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इसी को मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में किसी जगह पर है तो वहाँ पर हम अच्छी खेती कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर नहीं है तो यानी कि वहाँ ड्रॉट कंडीशन है, रेनफॉल फ्रिक्वेंटली नहीं होती है, वहाँ रेनफॉल की जो कंडीशन है वो सही नहीं है। इसीलिए जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ स्नो भी रहता है और फ्रीक्वेंट बरसात भी होती रहती है। कोस्टल एरिया में भी फ्रीक्वेंटली बरसात होती रहती है, इसलिए वहाँ पर मॉइस्चर भी ठीक ठाक मेंटेन बना रहता है। लेकिन जैसे यूपी और मध्य प्रदेश के ऐसे एरिया हैं, यहाँ पर बरसात में तो पानी बरसेगा, लेकिन उसके बाद जो समर सीजन है और विंटर सीजन है तब बरसात नहीं होती ज़्यादा, तो इसी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स कम बताया जाता है, कम रहता है। समझ गए बात? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, थोड़ा मुझे मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और मुझे मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो लाता रहूँ। फिर आगे देखो क्या है, इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? जब जैसे मान लो ये पानी है, ठीक, ये पानी है, ये पानी की सबसे ऊपरी सतह है, ठीक, इसको वाटर लेवल बोलते हैं। मतलब ये तालाब है, तालाब के सबसे ऊपरी सतह वाला पानी है। अब यहाँ से जो अगर वेपर, कोई पानी जो है गर्म होकर वेपर बन जाए और वेपर बन के ये एनवायरनमेंट में चला जाए, एटमॉस्फेयर में चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। और जब पौधे में से पानी वाष्प बन के निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इन्हीं दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। समझ गए बात? सॉइल मॉइस्चर इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अगर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत कम पानी में हम खेती करना चाहते हैं या बहुत कम पानी में खेती होती है, उस एरिया में सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बहुत लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहाँ। क्योंकि अगर सॉइल में एक तो पानी की कमी है, ऊपर से अगर सॉइल में मॉइस्चर कम होगा तो हम ग्रो कर नहीं पाएंगे क्रॉप को, क्योंकि हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, क्योंकि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। अबाउट 60 to 70% ऑफ रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू इवापोरेशन। इवापोरेशन के थ्रू जो प्लांट में और जो पानी बरसता है, जैसे मान लो 100 लीटर पानी बरस गया, ठीक, 100 लीटर रेनफॉल हुआ, तो उसमें से 60 to 70% जो पानी है वो फिर से वेपर बनकर उड़ जाएगा। कैसे? इवापोरेशन के थ्रू। इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू बह गया, मतलब उड़ गया, फिर से आसमान में ही चला गया, फिर से वो बादल बन गया। बचा कितना? 30-40% पानी बच गया। उसी पानी से हमको खेती करनी है एग्रीकल्चर के लिए, अपने दैनिक यूज के लिए, कुछ नदी के लिए, कुछ तालाब के लिए, कुछ अंडरग्राउंड वाटर के लिए, इन सब एरिया में रहता है। बाकी सब ये उड़ जाता है और अल्टीमेटली धीरे धीरे ये उड़ता ही रहता है। द इवापोट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस। प्लांट सरफेस से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। सॉइल सरफेस से या वाटर सरफेस से क्या होता है? इवापोरेशन होता है। लिक्विड वाटर का वेपर वाटर में बदलता है, यानी गैसियस फॉर्म में बदलना होता है इवापोरेशन, और प्लांट के अंदर से वाटर का वेपर के रूप में निकलना ही होता है ट्रांसपिरेशन। और इन्हीं दोनों को मिला के हम बनाते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑफ मल्चेज, एंटी ट्रांसपेरेंट्स एंड विंड ब्रेक्स। तो जो इवापोट्रांसपिरेशन है इसका लॉस हम कम कर सकते हैं मल्च का यूज कर, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज कर और विंड ब्रेक्स का यूज कर। इन सब के यूज के थ्रू हम इवापोट्रांसपिरेशन की जो रेट है उसको कम कर सकते हैं। अब ये जो और आगे जो चीज़ें बची हैं, जैसे मल्च क्या होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं, या विंड ब्रेक्स क्या होता है, ये सब वाली चीज़ें हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।